इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझना पड़ेगा और की पॉइंट समझना पड़ेगा। उस की पॉइंट की बलबूते पर हम लोग इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो चलिए मैं पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। आप जानते हो कि जो लाइट है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस, क्या कोई बताएगा कितना होता है? इज सी, कितना होता है वैल्यू, किसी को याद है? हम लेते हैं 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलने के लिए तो आसान लग रहा है, लेकिन सोचो तो 3 into 10⁸ मतलब हाउ मच इट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेजर करना उतना आसान नहीं है, बिकॉज मेजर करने के लिए आपके पास भी वैसे डिवाइस होना चाहिए। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है, ठीक है। However, velocity of light, velocity of light, any other medium is less than c, less than c, ये c से कम है, मतलब सबसे ज्यादा है तो फ्री स्पेस में है, किसी दूसरे मीडियम में वेलोसिटी इससे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। आप जो कहते हो ना टू डिफरेंट मीडियम, मतलब टू मीडियम्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो टर्म को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? we'll write the ratio of velocity of light in free space, to the velocity of light in a medium is called refractive index of the medium, is called refractive index of medium। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग सिंबलाइज करते हैं म्यू से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किए? रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम। सपोज फ्री स्पेस में हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c और मीडियम में वेलोसिटी हो गया v, तो हम कहेंगे इट इज c/v, ठीक है, c/v। तो क्या यूनिट होना चाहिए? यूनिट क्या होना चाहिए? नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, क्योंकि c इज इन मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, एक दूसरे को खा गए, क्या मिला? नो यूनिट। इट इज ए रेशियो, इट हैज नो यूनिट। अच्छा, ये जो म्यू है क्या ये लेस देन 1 हो सकता है? अरे नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज ऑलवेज लेस देन c, तो ये हरदम मोर देन 1 है। लेकिन एयर के लिए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम एज c, तो एयर के लिए म्यू का वैल्यू 1 है। तो हम क्या कहेंगे? इन जनरल म्यू इज ग्रेटर देन
इक्वल टू 1, इट कैन नेवर बी 1। आपको कहा जाएगा कोई मीडियम बताओ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.5 है, आप सोचते रह जाओ अरे नहीं, ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बिकॉज फॉर ए म्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। Let us see one more important note point, rarer medium, denser medium। ठीक, नंबर 3, अगर किसी मीडियम में लाइट बहुत आसानी से भाग सकता है, बहुत जोर से भाग सकता है, तो हम उसको कहेंगे रेयर मीडियम। इसमें कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। और अगर बहुत धीरे धीरे जा रहा है, मतलब ट्रैफिक ज्यादा है, बहुत ज्यादा धक्का मुक्का खा के जा रहा है, स्लो हो रहा है वेलोसिटी लाइट का, तो हम कहेंगे इसको डेंसर मीडियम। लिख लेते हैं उसको, a medium is said to be a denser medium. A medium is said to be a denser medium. Just a minute. Denser medium if denser medium if velocity of light in that medium is comparatively less, otherwise it is called a denser medium. Sorry, it is called a rarer medium. सपोज आपके पास दो मीडियम है, से दिया हुआ जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मीडियम 1 दिया है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन समथिंग लाइक से 2.2 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। मीडियम 2 दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज v2 इज इक्वल टू कितना ना 2.15 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब आप कहोगे किस मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है, पहला मीडियम में, तो देयरफॉर आप कहोगे आउट ऑफ मीडियम 1 and 2 the first medium is rarer and second medium is denser। ठीक है, सेकेंड मीडियम हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है, सेकेंड मीडियम हो गया डेंसर मीडियम। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम रेयर और डेंसर मीडियम की बात करेंगे, हम देखेंगे कि वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट मीडियम्स। हम कहेंगे कि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, व्हेन दिस मीडियम इज देयर, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है। सपोज एक तीसरा मीडियम ले लिए जिसमें वेलोसिटी इज 1.8 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, देन हम कहेंगे सेकेंड मीडियम और थर्ड मीडियम में भी सेकेंड मीडियम इज रेयर मीडियम, थर्ड मीडियम इज डेंसर मीडियम। इट्स ए कंपैरेटिव थिंग। ठीक है, कंपैरेटिवली हम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ए रेयर मीडियम, और आप ऐसे लिख सकते हो, तो क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला कि वेलोसिटी इन रेयर मीडियम ज्यादा है कि वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम ज्यादा है। क्या कंक्लूजन मिल गया? वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम इज लेस देन वेलोसिटी इन रेयर मीडियम। हाँ, ये हमें समझ में आया। थोड़ा इसको और थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं।
इफ वी राइट वेलोसिटी ऑफ रेयर मीडियम, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, हम कहेंगे 1 बाय वेलोसिटी ऑफ रेयर मीडियम, वेलोसिटी इन रेयर मीडियम, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 1 बाय वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम। बताओ तो अब इसमें कौन ज्यादा होगा? वेलोसिटी ऑफ रेयर मीडियम इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम। 5 इज मोर देन 2, 1 by 5 इज लेस देन 1 by 2, है कि नहीं? ये चीज तो सबको समझ में आता है। इसका मतलब 1 by v of the rarer medium is 1 by v of the rarer medium is less than 1 by v of the denser medium। डेंसर मीडियम से ये ज्यादा है, ठीक है? इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, डेंसर मीडियम। अच्छा, अगर दोनों तरफ से हम c मल्टीप्लाई कर देते हैं, just multiply c on either side, c by velocity of the rarer medium is less than c by velocity of the velocity in the denser medium, but what does this represent? c by b क्या दे रहा है देखो तो, c by b is refractive index, मतलब this is mu of rarer medium is less than mu of the denser medium। इसका मतलब अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, एक का दिया है 1.5, दूसरा का दिया है 1.7, दोनों में से रेयर मीडियम कौन है? जिसका 1.5 है। डेंसर कौन है? जिसका 1.7 है। डेंसर मीडियम का म्यू ज्यादा होता है, रेयर मीडियम का म्यू कम होता है। क्या यहाँ तक की चीजें सारे समझ में आया? ठीक है, फिर हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4। In the first statement we saw that it is an electromagnetic wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई वेव है तो उसका एक फ्रीक्वेंसी है, एक वेवलेंथ है और एक वेलोसिटी है, और तीनों में रिलेशन मालूम है। क्या है? v इक्वल टू एफ लैम्बडा, ये आपको वेव इक्वेशन मालूम होगा। तो क्या लिखेंगे? फॉर एनी लाइट, व्हाट आई मीन बाय एनी लाइट, लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, any wavelength, for any light wave v equal to f lambda, where f is frequency of light, lambda is wavelength of light। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको मालूम होगा कोई भी वेव का, बिकॉज इट्स ए वेव, इट मे बी साउंड वेव, इट मे बी लाइट वेव। फॉर कोई भी वेव के लिए हम देखेंगे ये एक रिलेशन वैलिड है, v इक्वल टू एफ लैम्बडा, वेलोसिटी इज रिलेटेड टू f इनटू लैम्बडा। दूसरी चीज ये है, ये जो तीनों टर्म है हम देख रहे हैं कि v डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, अलग अलग मीडियम में v अलग अलग होता है, बट रिमेंबर f डज नॉट चेंज विथ मीडियम। कोई भी वेव हो, लाइट वेव हो, साउंड वेव हो, कोई भी वेव हो, ये एक स्टेटमेंट आप याद रखना, कोई भी वेव एक बार बन गया तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको भगवान भी नहीं बदल सकते। ठीक है, देयर इज ओनली वन स्पेशल केस जिसको हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, जो अभी नहीं है, हायर क्लास में आप लोग पढ़ोगे। कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, ये इफेक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बदलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बदल जाता है बिकॉज ऑफ कोलिजन विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मटेरियल। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इन जनरल केसेस का। हर केस में लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो आप देखोगे उसका फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे याद रखना ये है, when light passes from when light passes from one medium to other, the frequency of light or frequency does not change. फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा फ्रीक्वेंसी जो था वही रहेगा। लाइट के साथ आप कुछ भी छेड़खानी करो, इट मे अंडरगो रिफ्लेक्शन, इट मे अंडरगो रिफ्रैक्शन,
It may travel a long distance and its intensity may come down. But then in every case at distance पे जाके distance position पे भी जो लाइट थोड़ा सा आपके पास पहुंच रहा होगा, मान लो यहाँ पर एक सोर्स है, आप यहाँ से 100 मीटर दूरी पे हो, ऑब्वियसली वहाँ पर लाइट का इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगा, तो आप देखोगे वहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी वही है। कोई लाइट वेव है, it is allowed to pass through glass, then through water, then through any other medium. What you see in every medium, velocity is going to change, but frequency will remain same. ठीक है? तो क्या देखे हम लोग? 10 when light passes from one medium to other, one medium to other, its velocity and wavelength change, but frequency remains same, frequency remain सेम। ये चीज एक इंपोर्टेंट मैथमेटिकल इक्वेशन दे रहा है। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक मीडियम 1 है, ये कोई एक मीडियम 2 है, कोई लाइट रे ऐसे आया, कोई लाइट रे ऐसे आया, इस मीडियम में उसका वेलोसिटी v1 है, फ्रीक्वेंसी f1 है, वेवलेंथ λ1 है, इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है, फ्रीक्वेंसी f2 है, वेवलेंथ λ2 है। तो इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे तो हम कहेंगे here what is f1 that is equal to f2, but इसमें देखो तो v is equal to f lambda, so f1 is v1 by lambda 1 and f2 is v2 by lambda 2. So what we observe that lambda 1 by lambda 2 is equal to v1 by v2. इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। किसी दो मीडियम में लाइट का वेलोसिटी दिया रहेगा, एक मीडियम में लाइट का वेवलेंथ दिया रहेगा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द अदर मीडियम, lambda 1 by lambda 2 is given by v1 by v2। थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, it is lambda 1 by lambda 2 is equal to v1 by v2, lambda 1 by lambda 2 is equal to v1 by v2. That means the wavelengths are in the direct ratio of the velocities. When the velocity is more, wavelength is more. Velocity is less, wavelength is less. ठीक है? अब अगर यही स्टेटमेंट को हम और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, हमें अभी पता चला है, क्या पता चला है कि v1 by lambda 1 is equal to v2 by lambda 2, where v1 v2 are the velocities of light in two different mediums, lambda 1 and lambda 2 are the wavelengths in the corresponding mediums. अब अगर हम इसमें कुछ ऐसा लिखते हैं, हम लिख सकते हैं ना इसको, I can write it like lambda 1 by v1 is equal to lambda 2 by v2, उल्टा कर दिए, हाँ सही। Let us multiply c on either side, c lambda 1 by v1 is equal to c lambda 2 by v2। क्या मिला है यहाँ से देखिए तो c by v1 is refractive index of medium 1, mu1 lambda 1 is equal to mu2 lambda 2, क्योंकि हमें मालूम है कि mu is c by v। ये इवन मोर इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल हैव अलग अलग वेवलेंथ ऑफ सेम लाइट, बट फ्रीक्वेंसी विल बी सेम व्हेन लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। आई सेड टू ऑप्टिकली डिफरेंट मीडियम का मतलब हुआ दोनों मीडियम का mu1 mu2 अलग अलग है। अगर mu1 mu2 अलग अलग है दोनों मीडियम का, एक मीडियम का mu1 दूसरा मीडियम का mu2, दे आर डिफरेंट, देन ओनली वी विल से दे आर ऑप्टिकली डिफरेंट मीडियम। दो मीडियम को ऑप्टिकली डिफरेंट मीडियम कैसे कहेंगे? जैसे पहले डेफिनेशन में हमारे छोटे बच्चे बताया क्या कि रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ टू ऑप्टिकली डिफरेंट मीडियम्स। ऑप्टिकली डिफरेंट मीडियम का मतलब हुआ, ऑप्टिकली डिफरेंट मीडियम का मतलब हुआ कि देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आर डिफरेंट। और हम लोग देख चुके हैं कि डेंसर मीडियम क्या है, रेयर मीडियम क्या है।
लेकिन कभी ये मिसकंसेप्शन में मत पहुंच जाना कि डेंसर मीडियम का मतलब डेंसिटी ज्यादा है। हाँ, डेंसिटी नहीं, ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज आप क्या किए, अब रिसेस का घंटी बज चुका है, रिसेस खत्म हो चुका है स्कूल में, आप अभी भी प्लेग्राउंड में चने खा रहे थे, दोस्तों के साथ मजा ले रहे थे। अब पता चला कि लेट हो गया, क्लासरूम में दौड़ के जाना है। जब दौड़ के जाना है तो हियर इज योर क्लासरूम। जब आप दौड़ के निकलने की कोशिश की, इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो। आप देखिए कि यहाँ पर 5 बच्चे, आप लोग लेट हो गए, दौड़ के जाना है। आप देख रहे हो कि योर प्रिंसिपल इज स्टैंडिंग ऑन दिस कॉरिडोर। तो यू विल सी मोस्ट ऑफ यू विल ट्राई टू गो दिस वे एंड वेरी फ्यू दो जो ओवर कॉन्फिडेंट और मार्क पर से डर नहीं लगता, वो लोग इधर से जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, इधर से जाने में आपको समय लगेगा, यू विल नॉट रन, इधर से तो आप दौड़ के भागोगे जैसे बिजली की तरह। मतलब दिस इज ए रेयर मीडियम फॉर यू, दिस इज ए डेंसर मीडियम फॉर यू। जिस पाथ में आप आसानी से जा सकते हो उस पाथ को आप कहोगे रेयर मीडियम। मेरी बात को बढ़िया से पकड़ लो। जिस पाथ में बहुत आसानी से आप भाग सकते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पर पानी है और ये सी बीच में है, हियर इज द सैंड एंड सपोज एक कछुआ चलने लगा है। जब वो कछुआ चलने लगा है तो आप देखोगे इसके ऊपर तो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जैसे पानी में गया जोर से भागेगा। देन मींस दिस वाटर इज ए रेयर मीडियम फॉर कछुआ, बट सैंड इज ए डेंसर मीडियम। यहाँ पर वो भाग नहीं सकता, धीरे धीरे जा रहा है। इट इज नथिंग टू डू विथ डेंसिटी, रिमेंबर, इट इज नथिंग टू डू विथ डेंसिटी। अगर आपको सचमुच समझ में आ गया तो थोड़ा सोचो और मेरे को बताओ कि सपोज हम कहेंगे आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से वहां तक जाना है, 2 रास्ते हैं। एक है रफ सरफेस, एक रफ सरफेस है और ये सरफेस पूरा एब्सोल्युटली स्मूथ है और इसमें काफी तेल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको भाग के पोजीशन ए से पोजीशन बी में जाना है, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। कौन से पाथ में भागोगे तो आप जल्दी पहुंचोगे ए से बी तक? पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2। आपको क्या लग रहा है, कैन यू रन ऑन ए स्मूथ सरफेस? नो, पांव फिसलेगा। लेकिन इधर तो रफ है, बहुत जोर से भाग सकते हो। सो दिस पाथ इज ए डेंसर पाथ, सॉरी रेयर पाथ फॉर यू। दिस पाथ इज ए डेंसर पाथ फॉर यू। कहने का मतलब है रेयर और डेंसर जो टर्म है, इट इज नथिंग टू डू विथ योर कन्वेंशनल डेंसिटी, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब जिस पाथ में लाइट आसानी से भाग पाएगा वो रेयर मीडियम है। जिस पाथ में लाइट भागने के लिए ज्यादा समय लगेगा या फिर धीरे धीरे जाएगा, उसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे। और हम लोग अभी तक ये देख चुके हैं कि फॉर ए डेंसर मीडियम म्यू इज मोर, फॉर ए डेंसर मीडियम म्यू इज मोर, है ना। तो कहने का मतलब हुआ अगर μ1 μ2 में से μ1 द फर्स्ट मीडियम इज ए डेंसर मीडियम, μ1 इज मोर बट μ1 λ1 इज इक्वल टू μ2 λ2। अगर μ1 μ2 से ज्यादा है तो λ1 λ2 से कम होगा, बिकॉज़ द प्रोडक्ट इज सेम। आर यू गेटिंग? तो क्या याद रखना है इसमें, ये जो स्टेटमेंट आ रहा है इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है ये कि इससे समझ में आ रहा है कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ। अगर म्यू ज्यादा है लैम्डा होगा कम, म्यू कम है लैम्डा होगा ज्यादा। ये बनता है थीम फॉर डिस्पर्सन। अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग म्यू होता है, तो कोई सेम मीडियम में अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अलग अलग म्यू का फीलिंग आता है। अकॉर्डिंगली दे डेविएट फ्रॉम देयर पाथ व्हिच इज कॉल्ड डिस्पर्सन। बाद में देखेंगे हम लोग, इसलिए डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स स्प्लिट हो जाते हैं। एनीवे वी सी द लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ a light is inversely proportional to the refractive index, ठीक है। और आपको ये बेसिक जानकारी तो होगा आपके पास कि अगर कोई एक लाइट वेव को मैं ऐसे 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 ड्रॉ करता हूं तो उसका वेवलेंथ क्या होता है? द कॉन्जुगेटिव डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट। ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको आप कहोगे लैम्डा, ऑब्वियसली। सिमिलरली टू कॉन्जुगेटिव ट्रॉ के बीच में करेंगे तो ये भी होगा लैम्डा, ये यहाँ से यहाँ तक होगा लैम्डा। दीज आर ऑल फंडामेंटल्स ऑफ वेव, यू मस्ट बी नोइंग। हमारा आर्टिकल वेव नहीं है इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा।
So distance between two consecutive crests or two consecutive troughs is called a wavelength. मैं इस फिगर पे इसलिए आया because a few years before I got a question in a Olympiad examination. वो ऐसे था कि कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रहा है. लेट मी कंटिन्यू दिस पार्ट. सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर सपोज हम कहेंगे ये मीडियम 1 है, दिया है कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और कोई लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है. और आप उसका डायग्राम को देखो और बताओ ये डायग्राम देख के आप क्या बोलने वाले हो, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. सी दिस फिगर, लाइट इज एंटरिंग हियर एंड पासिंग लाइक दिस. नाउ लुक एट द फिगर एंड एट द बाउंड्री ऑफ द टू डिफरेंट मीडियम. आपको वेव का शेप दिया गया है, देख के बताओ व्हाट इज मोर, μ1 और μ2. आपको क्या लग रहा है, ये फिगर को देख के आपको क्या लग रहा है, μ1 ज्यादा है कि μ2 ज्यादा है? देखो लैम्बडा जिसमें ज्यादा है म्यू उसमें कम है, लैम्बडा जिसमें ज्यादा है म्यू उसमें कम है. यहाँ पर देखो वेवलेंथ इतना ज्यादा है, जबकि यहाँ पर आपको वेवलेंथ कितना मिल रहा है, देखो तो यहाँ से यहाँ तक ओ चुट्टू सु मिल रहा है, छोटा सा वेवलेंथ मिल रहा है. हियर वेवलेंथ इज मोर, हियर वेवलेंथ इज लेस. तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, यहाँ पर कहेंगे कि एच, इसको हम लैम्बडा 1 कहेंगे, इसको हम लैम्बडा 2 कहेंगे. एच लैम्बडा 1 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 2, therefore μ1 is less than μ2. क्या ये फिगर को समझ में आ रहा है, देख के समझ में आ रहा है? ऐसा अगर कोई फिगर दिया रहेगा, दिस इज द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम, तो पूछा है ग्राफ को देखिए, लाइट वेव इज गोइंग लाइक दिस, कौन सा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? क्या आप समझ में आ रहा है आपको, μ1 ज्यादा है कि μ2 ज्यादा है? कैसे मैं निकाल रहा हूं, क्या मैं समझा पा रहा हूं ठीक से? यस सर. ये बड़ी देर में समझ में आया. एनीवे यहाँ तक की चीजें हमें समझ में आ गया. बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है फेरमाट्स प्रिंसिपल. ये इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चंस आते हैं, इवन केवीपीआई वगैरह में भी आते हैं. क्या ये प्रिंसिपल कहता है, जब लाइट किसी एक डिफरेंट मीडियम के थ्रू से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग होते हुए किसी दूसरी जगह पहुंचता है, एक जगह से शुरू किया दूसरी जगह पे पहुंचा. तो मान लो कि कोई लाइट सपोज ये है कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट ऐसे आया, ऐसे गिरा, यहाँ पे आया. अब लाइट को यहाँ से आके रिफ्लेक्ट करके यहाँ तक पहुंचने के लिए ऐसा भी आ सकता था, ऐसा भी आ सकता था. अब बोलोगे नहीं हो तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे नहीं करेगा. हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट, बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फिलहाल तो आप भूल जाओ. सपोज हम कहेंगे कोई लाइट रिफ्लेक्ट करके ऐसे आ रहा है, कोई लाइट रिफ्लेक्ट करके ऐसे आ रहा है, कोई लाइट रिफ्लेक्ट करके ऐसे आ रहा है, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होगा. तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सही है. फेरमाट्स प्रिंसिपल कहता है कि कौन सा पाथ सही है विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. वो कहता है कि आप यहां से यहां तक जाने के लिए ढेर सारे पॉसिबल पाथ है, लेकिन आप उस पॉसिबल पाथ को चुन लो जिस पाथ में लाइट को यहां से यहां तक आने के लिए सबसे कम समय लगा. इट टेक्स द मिनिमम टाइम. तो इट टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट टाइम. आप देखोगे इस पाथ में आएगा तो जितना टाइम लगेगा, इस पाथ में आएगा उससे कम लगेगा, इस पाथ में आएगा डिफरेंट टाइम लगेगा. और वैसे भी आप ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हो कि यहां से यहां तक आने के लिए अगर कोई लाइट रे पाथ 1 को चूज करता है या 2 को चूज करता है या 3 को चूज करता है, 1 में आएगा तो ही हैज टू कम दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, 2 में आएगा तो इट हैज टू कम दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, 3 में आएगा तो इट हैज टू मूव दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस. आप देखोगे this plus this is some value, suppose x, this plus this is some other value, but this plus this is the minimum value. ये जो वैल्यू है ये पाथ में सबसे कम डिस्टेंस जाना पड़ रहा है, इसलिए सबसे कम समय लगेगा. तो ये स्नेल्स लॉ को भूल जाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भूल जाते हैं, वो उल्टा बोलते हैं. क्या बोलते हैं
when light moves from one point to other point, passing through different mediums through reflection, refraction, etc., it always follows the least time path. से लिस्ट टाइम पाथ की मैं बात कर रहा हूं, जिस रास्ते में उसको सबसे कम समय लगेगा, ये ठीक है। तो ये प्रिंसिपल को थोड़ा जान लो, मैं लिख देता हूं पहले स्टेटमेंट। When light, see I have not written this is a law nor a hypothesis, I have written it a principle. What is a principle? Which can be easily verified on the basis of other theorems or laws. वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब कुछ लॉज, कुछ थ्योरम्स को देखने के बाद हमें कंक्लूजन में पहुंचे कि ऐसा करने से ऐसा होगा, दैट बिकम्स ए प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसलिए क्या है प्रिंसिपल, क्या है लॉ, क्या है हाइपोथेसिस, आपको समझ में आना चाहिए। लॉ मीन्स समथिंग व्हाट हैपेंस इन नेचर एंड कैन नॉट बी प्रूव्ड बट एक्सपेरिमेंटली इट कैन बी वेरीफाइड। ठीक है, every mass attracts every other mass is a law. You cannot ask why, but you can verify by taking two masses. You see there is a force of attraction. What is hypothesis? You have some idea for some happenings. If this is the thing happening, then this becomes the output. If for this is the output, for this is the output, then you forecast for this must be the output, but you have never done it in the laboratory. यहाँ तक आप किए, इसके लिए guess करें कि ऐसा करने से भी ऐसे हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसे करने से ऐसे होता है, ऐसे करने से ऐसे होता है, ऐसे करने से ऐसे होता है, तो ऐसे करने से ऐसा हो रहा होगा। इट्स कॉल्ड हाइपोथेसिस। समझ में आ रहा है? लाइक दैट। तो प्रिंसिपल क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ कि जो इफेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं, थ्योरम्स देख रहे हैं, लॉज देख रहे हैं, हाइपोथेसिस देख रहे हैं, उनको लेके कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है, दिस इज ए प्रिंसिपल। तो this is not a law. जैसे Archimedes principle, we never say Archimedes law, principle. What has happened? He has summarized it in a single statement. ठीक है, तो Fermat's principle क्या कहता है? When light passes from one point to other, through same medium or number of mediums it follows the path of least टाइम सबसे कम समय लगने वाला पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट टाइम, दिस इज कॉल्ड फेरमैट्स प्रिंसिपल। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देके आपको पूछा कि अगर कोई लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट किया और ए से आया, ठीक है ना, अगर उसको ए से बी तक आना है लाइट को, तो आप सोचोगे कि क्यों ऐसे क्यों आएगा। हाँ, कोई दूसरा आर्गुमेंट करेगा कि इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बट यूजिंग द फेरमैट्स प्रिंसिपल अगर आप करोगे, आप देखोगे कि सारे ये ऐसे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस पाथ में उसको सबसे कम समय लग रहा है। बट रिमेंबर, कम समय लग रहा है का मतलब नहीं कि शॉर्टेस्ट पाथ है। कम समय लगने का मतलब नहीं है कि शॉर्टेस्ट पाथ है। हाँ, इफ इट इज इन द सेम मीडियम, दोनों ही पाथ सेम मीडियम में है, तो हम कहेंगे हाँ इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन यू शुड नॉट डेवलप द मिसकंसेप्शन कि लाइट फॉलोज द शॉर्टेस्ट पाथ और लीस्ट पाथ। नो, मैं बता दूंगा, लीस्ट पाथ होना और लीस्ट टाइम वाला पाथ होना दो अलग अलग चीजें। व्हेन द वेलोसिटी चेंजिंग, जैसे आई मे गिव यू लिटिल मोर एग्जांपल। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक लाइट रे है, या फिर कोई एक लाइट रे मान लो यहाँ से आया, थोड़ा बहुत आप रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हो जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बेंड करके यहाँ पे आया, तो यहां से यहां तक आने के लिए ऐसा भी आ सकता था, एंड दैट वुड हैव बीन द शॉर्टेस्ट पाथ, दैट वुड हैव बीन द शॉर्टेस्ट पाथ। सोचो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, लाइट ऐसे भी आ सकता था। अब पाथ 1 में आया कि पाथ
पाथ 2 में आप कहोगे लीस्ट पाथ कहोगे तो हो सकता है कि आप इस पाथ को चुन लोगे, लेकिन इस पाथ में आने के लिए इस मीडियम में इतना दूर आना पड़ा, और इस मीडियम, ये मीडियम मान लो μ1 है, ये μ2 है, μ2 मीडियम में इतना दूर जाना पड़ा, ज्यादा दूर आना पड़ा, तो टाइम विल नॉट बी मिनिमम। इस पाथ में आओगे इस मीडियम में टाइम, और फिर इधर से जाओगे टाइम कम लगेगा। दिस पाथ will take least time to reach from here to here। दिस पाथ में जाओगे least distance है, but time is not minimum। I hope I can better way explain you। Suppose हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन KVQI में आया था, ध्यान कर लेना, मैं बाद में इस क्वेश्चन को दोबारा करने वाला हूँ। KVQI में आया था, क्वेश्चन ऐसे था कि ये कोई एक सी बीच है और यहाँ पर कोई कोस्ट गार्ड रहता है जो मतलब कोई डूब जाएगा तो उनको हेल्प करने के लिए वहां पर बैठा हुआ है ये, और देखा कि यहाँ पर कोई एक लड़की डूब रही है, कहां पर, पानी में। ये है वाटर और ये है ग्राउंड, ठीक है। अब इसको दौड़ के जाना है इसको बचाने के लिए। बी इज ए गर्ल हु इज सिंकिंग इन वाटर, डूब रही है। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सा पाथ में वो दौड़ के जाएगा, ए से बी तक दौड़ के जाएगा। यू आर गिवन पॉसिबल पाथ, हाउ आर द पाथ। एक पाथ दिया था ए से, एक पाथ दिया था ए से, एक पाथ दिया था ए से, ठीक है। कौन से पाथ में जाएगा, और चौथा पाथ दिया था ए से। पूछा था इनमें से कौन सा पाथ को वो गर्ल फॉलो करेगा। ये पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, पाथ नंबर 4, कौन सा पाथ को फॉलो करेगा। ऑब्वियसली ही विल ट्राई टू चूज द पाथ ऑफ लीस्ट टाइम, नॉट लीस्ट डिस्टेंस, जिसमें उसको सबसे कम समय लगेगा जाने के लिए, है ना। अब कम समय लगेगा तो आप देखोगे कि ये जो आदमी भाग के जा रहा है उसके लिए ग्राउंड इज ए रेयर मीडियम, इसके लिए ग्राउंड इज ए रेयर मीडियम, क्योंकि जोर से भाग सकता है, पानी में उतने जोर से नहीं जा सकता है। उसके लिए वाटर इज ए डेंसर मीडियम। देन वी रिकॉल व्हाट लाइट वुड हैव डन। अगर लाइट जाता रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कैसे जाता, तो इट वुड हैव बेंड एट दी नॉर्मल, आप जानते हो पढ़ने वाले हम लोग, तो लाइट ये वाला पाथ फॉलो करता। तो आंसर हो जाएगा 3, will follow the path 3 so that will take the least time to reach the sinking girl। समझ में आ रहा है ना। KVQI का क्वेश्चन है। फेरमार्ट्स प्रिंसिपल की बेसिस पे आपका स्नेल्स लॉ को यूज करके क्वेश्चन डाल दिया, और अगर सेम क्वेश्चन में बदल दूंगा, आपको सेम क्वेश्चन बदल दूंगा, तो यहाँ पे मैं सोच लो कि मैं केस थोड़ा सा ऐसा भी कर लूं, यहाँ पे भी और एक केस दे दूं। आई विल से हियर इज आल्सो ए पाथ लाइक दिस, ऐसे सोचो कि कछुआ भाग के जाना चाहता है। नाउ कछुआ के लिए दिस बिकम्स ए डेंसर मीडियम, बालू पे इतना जोर से भाग नहीं सकता, पानी में जोर से भाग सकता। अब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, कछुआ को यहां से यहां तक जाने के लिए इस रास्ते में जाने की जरूरत नहीं है, इट हैज टू गो इन ए पाथ लाइक दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। ये आपको नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फेरमार्ट्स प्रिंसिपल क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन शायद आपको बहुत ज्यादा मजा नहीं आया होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट नहीं किए, वी आर एंटरिंग। आफ्टर दैट अगेन विल डिस्कस दिस न्यूमेरिकल, आपको मजा आएगा। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है, मैं ये एंटिसिपेट कि आप थोड़ा थोड़ा जानते हो, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल इन द डेंसर मीडियम, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन द रेयर मीडियम, तो वो सब जानते होंगे, सोच के मैं बता दिया। नहीं जानते हो तो अच्छी बात है, डोंट पैनिक, मैं सारा चीजों को डिस्कस करने वाला हूं आगे आगे। तो यहाँ पर मैं फेरमार्ट्स प्रिंसिपल के ऊपर इंपोर्टेंस दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, हो सकता है थ्रू रिफ्लेक्शन और थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, तो जो पाथ वो फॉलो करता है दैट इज द पाथ ऑफ लीस्ट टाइम। किसी भी दूसरे पाथ में अगर वो उसी स्टार्टिंग पॉइंट से उसी डेस्टिनेशन पे जाता, टाइम उसको ज्यादा लगता, ठीक है। एंड फेरमार्ट्स प्रिंसिपल कैन बी वेरी इजीली प्रूव्ड, बट नाउ वी हैव नॉट टाइम फॉर दिस, proof is also very easy. Okay, now Fermat's principle आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8 में बताना चाहेंगे क्या, व्हाट इज रिफ्रैक्शन।
medium to other. The bending of light at the interface between the two medium is called refraction. The statement does not mean that when light goes from one medium to other there will be refraction. When it goes from one medium to other, if it bends at the interface between the two medium, then only it will be called refraction. रिफ्रैक्शन होगा कोई जरूरी नहीं है. हम जब कहेंगे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा रिफ्रैक्शन होगा जरूरी नहीं है. ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में बताना चाहता हूँ. जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, मैं बताया था whenever light reaches the interface between two different media, a part of light bounces back to the original medium and the phenomenon is called reflection. Reflection is a compulsory phenomenon. Refraction may or may not take place. I'll tell you. Suppose हम दे रहा हूँ कि यहाँ पर कोई एक मीडियम है 1 एंड यहाँ पर है कोई एक मीडियम 2. कोई लाइट रे आया तो हो सकता है कि यहाँ पे इसे बेंड कर जाएगा, and this is called a refracted ray. And also you know that a part of light will also reflect. This is reflection, this is refraction. So this is called reflected ray, this is called refracted ray. Suppose I change the case. Here is a medium 1, 2. Now a light ray is incident on this. अगर एक लाइट रे इसके ऊपर ऐसे इंसिडेंट हुआ तो ऐसे ही पार हो जाएगा. You say light is not refracted. Why? Because you don't find any bending of light at the interface. लाइट में रिफ्रैक्शन हुआ नहीं, लेकिन आप देखोगे यहाँ से कुछ लाइट वापस जा रहा है. रिफ्लेक्शन तो हो रहा है बट रिफ्रैक्शन नहीं हुआ. तो जब भी लाइट किसी एक मीडियम की दो मीडियम की इंटरफेस पे पहुंचेगा तो रिफ्लेक्शन पक्का होगा, कोई रोक नहीं सकता. रिफ्लेक्शन इज ए कंपल्सरी फिनोमेनन, बट रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड्स. तो यहाँ पर क्या हुआ? There is no refraction. You will say there is no refraction because there is no bending of light. क्योंकि वहां पर कोई बेंडिंग नहीं हुआ. तो रिफ्रैक्शन का मतलब नहीं है कि पासिंग टू द सेकंड मीडियम. रिफ्रैक्शन का मतलब है bending of light. There is no bending of light, no refraction. Here is a bending of light, so you see it is refracted or refraction is taking place. क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? सबको समझ में नहीं आया? I want to give you a small example. You can physically make this a practical. Suppose हम कहेंगे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है ऑन द फ्लोर. और मान लो कि यहाँ पे हुआ यूं है कि ये रीजन में हम ऑयल डाल दिए कि there is no friction, it is a smooth surface. And suppose ये रीजन comparatively rough है, ठीक है, ये रीजन क्या है? रफ है. अच्छा, अभी अगर आप कोई एक स्ट्राइकर को सीधे फेंकोगे, नो प्रॉब्लम. अगर आप स्ट्राइकर को ऐसे फेंकोगे, फिर देखो स्ट्राइकर कैसे मूव कर रहा है. आफ्टर एंटरिंग द रफ रीजन इट इज नेवर गोइंग इन ए डायरेक्शन लाइक दिस. इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा. ये जैसे आप फेंकोगे ये ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन मिला तो यू विल सी इसके डायरेक्शन में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा. ठीक है, जैसे फ्रिक्शन मिला इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, क्योंकि जैसे स्ट्राइकर अंदर घुसने लगा है तो आप देखोगे उसके कुछ हिस्से पे फ्रिक्शनल फोर्स आना शुरू कर देगा, और उस हिस्से पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा उसके लिए टॉर्क बन जाएगा. तो यहाँ से ही एग्जैक्टली आप देखोगे इट इज गोइंग टू द डेंसर मीडियम, आप देखोगे उसका डायरेक्शन में थोड़ा सा बदलाव ऐसा आ जाएगा. इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस इट विल गो लाइक दिस.
एज इट इज गोइंग फ्रॉम दी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। कभी कभार आप बचपन में बच्चों के साथ खेलते वक्त नदी किनारे ये मजे लिए होंगे। कौन सा मैं बता रहा हूँ आपको, आई शो यू। क्या ऐसा कभी देखे हो आप लोग, किए होंगे खुद? कोई एक पॉन्ड में आप एक पत्थर को ऐसे उछालो कि ये टकराएगा, अंदर जाने के बजाय फिर से जंप करेगा, फिर टकराएगा, फिर उठेगा। ऐसे हैव यू एवर नॉट सीन दिस एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस? जबकि ये यहाँ पर आने के बाद पत्थर इज ऑफ डेंसिटी मोर देन दैट ऑफ वाटर, इट शुड हैव संक इनटू दिस, बट ये तो जंप करके से जाएगा। हैव यू नॉट सीन दिस एक्सप्रेशन? ऐसा तो देखे होंगे, है ही नहीं? तो अगर पत्थर को जोर से मारोगे ऐसे तो इट विल गो, लेकिन अगर टेढ़ा करके मारोगे सब्सटेंशियली हाई वेलोसिटी तो इट विल गो लाइक दिस, जंप करते 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 वाटर की सरफेस पे चले जाएगा। ये सारे फेनोमेनन फिजिकली जो आप देख पा रहे हो वो फोटोन लेवल में भी ऐसे ही होता है। फोटोन मतलब लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट्स ए कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ फोटोन्स, एनर्जी पैकेट्स। तो एनर्जी पैकेट्स कंटीन्यूअसली फ्लो कर रहे हैं। हाँ, वो तो डिपेंड करता है बॉडी का शेप कैसा है, क्योंकि उसके ऊपर मान लो कि कोई ऐसा शेप का पत्थर भेजोगे तो जो फोर्स आ जाएगा उसके ऊपर टॉर्क क्रिएट कर देगा ना। इसलिए पतला होने से, पतला या छोटा सा होने से क्या होता है, जो फोर्स आएगा दैट विल नॉट बी एबल टू क्रिएट टॉर्क, उसको घुमा नहीं पाएगा। इसलिए बोले पतला सा पत्थर और छोटा सा पत्थर। बड़ा सा पत्थर को फेंकोगे ऐसे करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो हम लोग, और ये जो फेनोमेनन आपको होता है कि जंप कर करके जाएगा, उस फेनोमेनन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? उसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसा कहते हैं, TIR करके पढ़ेंगे। हम देखेंगे ऐसे फेनोमेनन को। तो रिफ्रैक्शन क्या है समझ में आया। नाउ पॉइंट नंबर 9, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सबको मालूम है, कितना देर में आया सर, ये तो हम लोग पहले से जानते थे, ठीक है? ऐसा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक मीडियम है, ये μ1 है, ये μ2 है, कोई लाइट रे ऐसे आया और ऐसे गया, और चलो मानते हैं कि ये है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? ठीक है। और ये जो है, ये जो एंगल है आपका, दिस एंगल से इसको R कहेंगे, दिस एंगल इज R, दिस एंगल इज I, ठीक है? तो here I is incident angle, R is refracting angle और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। μ1 and μ2 are the mediums, light passes from medium 1 to medium 2। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है दो पार्ट में, द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at point of incidence the normal at point of incidence lie in a common plane, lie in a common plane। आप लोग बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपको ढंग से सारा डेफिनेशन लिखना चाहिए, समझ जाना काफी नहीं है। मैं काफी समझदार बच्चों को देखा हूं जो कि एग्जाम में कम मार्क लाते हैं क्योंकि समझ में आया, बट यू शुड प्रेजेंट विद प्रॉपर वर्डिंग्स, ठीक है? तो लाई इन ए कॉमन प्लेन, बिट नंबर 2। लास्ट ईयर हमारे एक बच्चे को IIT मिल गया, बट देन ही गॉट डिडंट गेट 100 इन फिजिक्स, जबकि काफी बच्चे थे, 5-6 बच्चे थे जिनको 100 से 100 मिल गया और उनको IIT वगैरह नहीं मिला, ठीक है ना? तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट वे। सो प्रेजेंटेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट, lie in a common plane। Bit number 2, the sign of the sign of
incident angle and refracting angle bear a constant ratio. Constant ratio. Constant ratio which depends on the refractive indices of the two mediums. ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि the sine of incident angle and sine of refracting angle. कैसे? sin I by sin R is a constant. वो क्या होता है? It is given by mu2 by mu1. mu2 by mu1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ ये रिलेशन ऐसा है, मतलब mu1 into sin I is equal to mu1 into sin I is equal to mu2 into sin R. ठीक है, is equal to mu2 into sin R. आप इस फॉर्म में याद रख सकते हो, मैं चाहूंगा कि आप इस फॉर्म में याद रखो, क्योंकि इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि इंटरमीडिएट मीडियम्स रहेंगे, अगर दो मीडियम के बीच में तीसरा घुसेड़ दिए तो इस फॉर्म में याद रखना मुश्किल होता है, इस फॉर्म में आसानी से याद रहता है. सो व्हाट यू फाइंड? mu1 sin I is equal to mu2 sin R. तो यहाँ पे दो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम देखना चाहेंगे. पहला हुआ यहाँ पर दो इंपोर्टेंट पॉइंट देखना चाहेंगे. पहला हुआ when light is normally incident at the interface. ठीक है, लाइट इज नॉर्मल इंसिडेंट एट द इंटरफेस, मतलब ये हुआ मीडियम 1, ये हुआ मीडियम 2, लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? लाइट इज नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब क्या है? आई कितना होगा? व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल व्हेन लाइट इज नॉर्मल इंसिडेंट? 0 डिग्री. लाइट इज नॉर्मल इंसिडेंट बोलने से कुछ लोग 90 लिख देते हैं, बोर्ड का वेरी कॉमन क्वेश्चन है. आई इज 0, तो आपको क्या मिलेगा? ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ कहते हैं, थोड़ा मैं मेंशन कर लेता हूं. स्नेल्स लॉ इतने बड़े फिजिसिस्ट है, ठीक है. तो I is equal to 0, so आप कहोगे mu1 into sin 0 is equal to mu2 into sin R. अब sin 0 0 है तो सब कुछ 0 हो गया. sin R is 0, मतलब R is 0, मतलब when light is normal incident at the interface, I is equal to 0, so R is equal to 0. Therefore, no refraction takes place. No refraction takes place. जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट है, आप कहोगे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा. तो रिफ्रैक्शन कब होगा भाई? रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन light is obliquely incident at the interface. Point number 2. Refraction takes place
refraction takes place when light is obliquely incident at interface, टेढ़े मेढ़े होके गिरेगा तभी रिफ्रैक्शन होगा, नहीं तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अच्छा, दूसरा चीज है, तीसरा चीज है, देखो μ1 sin I is equal to μ2 sin R। If μ2 is greater than μ1, then sin R must be less than sin I। ठीक है, sin R must be less than sin I। I hope you understand why so, है कि नहीं? अगर μ1 छोटा है sin I बड़ा है, बिकॉज द प्रोडक्ट इज सेम, μ2 बड़ा है sin R छोटा है, इसका मतलब आप जानते हो कि R is less than I। In case of sin theta, you know, with increase in theta from 0 to 90 degree, with increase in theta sin theta increases। तो बड़ा sin theta मतलब बड़ा थीटा, छोटा sin theta मतलब छोटा थीटा। sin I is more than sin R means I is more than R। What it means? Incident angle is more than the refracting angle। Let us see it through a diagram। Here is a normal at the point of incidence। ठीक है, here is a normal at the point of incidence। Suppose हम कहेंगे कोई एक लाइट रे ऐसे आया, ठीक है, लाइट रे से आया, ये μ1 है, ये μ2 है, तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल ज्यादा था। जब ये दूसरे मीडियम में आया, क्या दिया है? μ2 is more than μ1। क्या दिया है? μ2 is more than μ1। अगर μ2 is more than μ1 है तो आप कहोगे R will be less। ये ऐसे गया, अब R कम हो गया। तो what you observe? The light ray is bending towards the normal। Thus, when light passes from a rarer medium to a denser medium, it bends towards normal, and vice versa। समझ में आ रहा है क्या? जब लाइट कोई डेंसर, यहाँ पर क्या दिया है? μ2 is greater than μ1 दिया है, ये कि जो μ2 है that is greater than μ1, तो डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, इज बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल। सिमिलरली अगर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इधर से जाएगा इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसलिए मैं वाइस वर्सा यहाँ पे लिखा हूँ। तो हमें ये 3 पॉइंट बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक है। अगले क्लास फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir।